हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेज। चलो स्टूडेंट, हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की आज सेकंड क्लास पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैंने मध्यकालीन भारतीय इतिहास की फर्स्ट क्लास पढ़ा दी है दोस्तों। उसमें फर्स्ट क्लास में क्या होता है दोस्तों, सर्वप्रथम हमने क्या पढ़ा, अरबों का आक्रमण जो पूरा पढ़ लिया था दोस्तों। उसके बाद आते हैं जो मुस्लिम साका थी, तुर्क का आक्रमण हुआ, उसके जो शुरुआती 2-3 शासक थे उनको हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम चर्चा करेंगे जो कि मोहम्मद गजनवी, इसके बारे में भी क्या हो दोस्तों, मैंने कई जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो आपको मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन क्लास लंबी हो जाने के कारण मैं इसके जो पूरे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो नहीं बता पाया था दोस्तों। तो इस क्लास के माध्यम से मैं आपको इनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले थे इसके चैप्टर में से वो आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। वो है जो फर्स्ट है कि महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि धारण की दोस्तों। सुल्तान, ये सुल्तान की उपाधि धारण करता है और भारतीय इतिहास का पहला मुस्लिम शासक बन जाता है जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि महमूद गजनवी के दरबार का एक विद्वान हुआ करता था, उसका नाम है उतबी। क्या नाम है दोस्तों? उतबी। वो क्या हुआ दोस्तों, जब उसने 12वां आक्रमण किया वृंदावन और मथुरा पर, उसमें क्या होता है, उतबी मथुरा और वृंदावन यहाँ आता है और इसने मथुरा और वृंदावन का जो प्राकृतिक सौंदर्य देखता है और उसके बाद ये बोलता है कि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है। इसने बोला कि जैसे मैं स्वर्ग में आ गया वैसा यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है। और उन्होंने दोस्तों इसके बाद मथुरा के बारे में क्या बोल रहा हूँ मैं इसने बोला कि मथुरा के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली दोस्तों। इसने क्या बोली कि मथुरा को इसने एक संज्ञा दी कि भारतीय इतिहास, इसने मथुरा को भारतीय इतिहास का बेथलेहम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उतबी जो विद्वान था, मथुरा आया, मथुरा का प्राकृतिक सौंदर्य से यहाँ से वो काफ़ी इंप्रेस होता है। इसके बाद इसने मथुरा के बारे में कहा कि ये भारतीय, इसने एक संज्ञा दी भारतीय इतिहास का बेथलेहम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, जो तीसरा जो यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है वो ये है दोस्तों कि जब महमूद गजनवी का जो आक्रमण हुआ, इसके बाद जो फारसी संस्कृति का, क्या बोल रहा हूँ मैं, फारसी संस्कृति का जो महत्वपूर्ण शहर हुआ वो कौन था दोस्तों? कौन सा शहर था वो था लाहौर। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। फारसी संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र बोलो या शहर बोलो, वो था लाहौर दोस्तों। यहाँ तक महमूद गजनवी के बारे में हमने पढ़ लिया। पहले जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने डिटेल से पढ़ा दिया, लेकिन ये 2-4 जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने बता दिया आपको। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों भारत पर तुर्क शाखा का अगला जो आक्रमण होता है वो होता है मोहम्मद गौरी को दोस्तों, जो इसका वास्तविक नाम था शहाबुद्दीन गौरी। इसे शहाबुद्दीन गौरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। मोहम्मद गौरी सर्वप्रथम 1173 ईस्वी में भारत के छोटे से राज्य गौर का शासक बनता है दोस्तों। 1173 ईस्वी में गौर का शासक बनता है। इसने 2 साल बाद 1175 ईस्वी में क्या करता है दोस्तों, ये भारत पर प्रथम आक्रमण करता है। और ये आक्रमण जो किया इसने वो 2 प्रांतों के ऊपर किया। जो प्रथम प्रांत थी वो थी मुल्तान और दूसरी प्रांत थी वो थी दोस्तों सिंध। अब उस समय जब ये आक्रमण किया इसने, उस समय मुल्तान में मुसलमानों का शासन चलता है दोस्तों। मुसलमानों की एक करमाती शाखा थी दोस्तों। क्या थी? करमाती शाखा, जिसने यहाँ पर शासन करना शुरू किया था। उसी समय इन्होंने इसके ऊपर आक्रमण किया और इसको यहाँ से वो जीत लेता है, इनके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1178 ईस्वी में
1178 ईस्वी में इसने एक आक्रमण किया पाटन गुजरात। दोस्तों मैं आपको यहाँ दो महत्वपूर्ण नाम बताने वाला हूँ। एक तो था मूलराज सेकंड और दूसरा था भीम सेकंड। अब मैं बताने वाला हूँ कि दोनों ही नाम इतने इम्पोर्टेंट थे कि कई बार एग्जाम में कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। कैसे दोस्तों, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उस समय गुजरात का शासक था, वो कौन था दोस्तों? मूलराज सेकंड। लेकिन अलग अलग किताबों में अलग अलग जो राइटर्स लिखे, उन्होंने कई किताबों में ये दे रखा है कि जिस समय मोहम्मद गोरी गुजरात पर आक्रमण करता है 1178 में, उस समय भीम सेकंड इसका शासक था। लेकिन दोस्तों मैं नहीं कहूँगा कि ये गलत है, लेकिन जब एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन पुटअप हो और ये दोनों ऑप्शन में हो तो दोस्तों आपको जो इम्पोर्टेंस देनी है वो किसको देनी है दोस्तों? मूलराज सेकंड को ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको देनी है, क्योंकि दोस्तों जो एनसीईआरटी का कोर्स है उसमें इसी का जो शासक था वो इसी को बताया गया है दोस्तों। अब यहाँ से आपको ये बता दिया कि मूलराज सेकंड इसका शासक था, लेकिन वो भीम सेकंड था वो कौन था? तो मैं कहूँगा दोस्तों जो भीम सेकंड था वो मूलराज की सेना का नेतृत्व किया। इसने क्या किया दोस्तों? नेतृत्व। इस सेना का नेतृत्व करता है किसकी ओर से? मूलराज सेकंड की ओर से भीम सेकंड ने नेतृत्व किया। और दोस्तों इन दोनों के मध्य जो युद्ध लड़ा गया उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको आबू का युद्ध नाम से जाना जाता है। यह आबू के मैदानों में लड़ा जाता है दोस्तों। इसमें इसका जो रिजल्ट हुआ दोस्तों वो ये हुआ कि इसमें मोहम्मद गोरी क्या हो जाता है? परास्त हो जाता है। आबू के युद्ध में मोहम्मद गोरी परास्त हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जो मोहम्मद गोरी आगे आक्रमण करता है वो करता है तराइन के मैदानों में। जो तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध लड़ा गया दोस्तों वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली का शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसने 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा। तराइन का प्रथम युद्ध। तो दोस्तों जो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में लड़ा गया दोस्तों। गोरी और पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य लड़ा गया दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान को क्या होता है? इसमें जो पृथ्वीराज चौहान है इसमें मोहम्मद गोरी को क्या करता है? परास्त कर देता है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है? यहाँ से तराइन के प्रथम युद्ध में इसको शिकस्त मिली। ये यहाँ से भाग रहा होता है। उस समय जो दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान था उसने सबसे बड़ी जो भूल की वो दोस्तों ये की कि अब ये सोच रहे होंगे ना कि सर ये जब तराइन का प्रथम युद्ध ये जीता पृथ्वीराज चौहान ने, तो सर इसने भूल क्या की? इसने तो अच्छा काम किया ना कि इसमें गोरी परास्त हुआ। तो मैं कहूँगा दोस्तों भूल, सबसे बड़ी जो भूल की वो ये की कि दोस्तों कि जब गोरी इस युद्ध में वापस जा रहा था उस समय पृथ्वीराज चौहान ने इसका पीछा नहीं किया। इसका परिणाम ये हुआ दोस्तों, यदि ये इसका पीछा करता तो मोहम्मद गोरी हो सकता था कि यहीं इसका काम समाप्त हो जाता दोस्तों। इसके बाद क्या होता है? इसका जो परिणाम हुआ जो ये हुआ दोस्तों 1192 ईस्वी। 1192 ईस्वी में तराइन का सेकंड युद्ध लड़ा गया दोस्तों। यदि यहाँ पर गोरी को ख़त्म कर दिया जाता है तो तराइन का द्वितीय युद्ध ये पृथ्वीराज चौहान को नहीं लड़ना पड़ता, लेकिन इसने सबसे बड़ी भूल की। 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध लड़ा गया। यह भी गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया दोस्तों। इसका जो रिजल्ट हुआ वो ये हुआ कि इसमें पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। ऐसा बोला जाता है दोस्तों कि जब ये गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य लड़ा गया दोस्तों।
इसका जो परिणाम हुआ उसमें जो पृथ्वीराज चौहान था उसको शिकस्त देनी पड़ी। अभी यहाँ से क्या होता है दोस्तों, यह हार जाता है। यही थी मेन स्टोरी थी कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया, इन दोनों के मध्य लड़ा गया। इसका रिजल्ट हुआ, इसमें गौरी पराजित हुआ। तराइन का सेकंड युद्ध लड़ा गया, वो है दोस्तों गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा लड़ा गया, लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। इसके बाद अपन पृथ्वीराज चौहान के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान है, उसको भारतीय इतिहास में और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो वह है राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान को भारतीय इतिहास में इस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक महान कवि हुआ करते थे, उनका नाम है चंद्रबरदाई। जिसने इस जो चंद्रबरदाई था, इसने एक महाग्रंथ की रचना की, उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों ये। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, सब अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। यहाँ से पृथ्वीराज चौहान को जब ये दूसरा युद्ध लड़ा गया, इसको यहाँ से ले जाया गया, इसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। वहाँ से जो आगे जो मैटर था उसमें से कोई क्वेश्चन बनने वाला है नहीं, इसलिए हम आगे नहीं पढ़ेंगे। और जो गहराई से पढ़ेंगे, जब हम राजस्थान का चौहान वंश पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की जो आगे की स्टोरी है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, मोहम्मद गौरी का जो अगला आक्रमण हुआ दोस्तों, वो हुआ 1194 ईस्वी में। ये जो युद्ध लड़ा गया 1194 ईस्वी में, वो था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध क्या था दोस्तों, ये चंदावर का युद्ध। दोस्तों ये जो चंदावर का युद्ध लड़ा गया, ये युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल, क्या बोल रहा हूं मैं, जयचंद गढ़वाल के मध्य लड़ा गया। इसमें भी क्या होता है दोस्तों, मोहम्मद गौरी जयचंद गढ़वाल को क्या करता है, परास्त कर देता है। यहाँ से क्या होता है दोस्तों, स्कोर आया। इसके बाद इसने कुछ सालों तक कोई आक्रमण नहीं किया, लेकिन इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 1206 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1206 ईस्वी में जब ये लौट रहा था वापस यहाँ जयचंद गढ़वाल को हराकर, तो 1206 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों, इसने झेलम व चिनाब नदी के मध्य एक जनजाति निवास करती थी दोस्तों, खोखर जनजाति। खोखर जनजाति दोस्तों, खोखर जनजाति और मोहम्मद गौरी के मध्य भीषण युद्ध होता है दोस्तों। इसे मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ता है दोस्तों। अब क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गौरी की 1206 में यहीं पर इसी युद्ध में मृत्यु हो गई थी। कब, 1206 ईस्वी में इसकी क्या हो गई थी दोस्तों, मृत्यु। अब जो मोहम्मद गौरी था उसके कोई संतान तो थी नहीं, और इसका एक गुलाम हुआ करता था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम था दोस्तों। ये क्या करता है, भारत में जो इतने आक्रमण किए, जिन जिन क्षेत्रों पे इसने अधिकार किया, उन क्षेत्रों का कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर नियुक्त करता है दोस्तों। क्या करता है, गवर्नर। किसको करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत काल की नींव रखता है और गुलाम वंश की स्थापना करता है। और जो एक गुलाम वंश की स्थापना की, जो इसने राज्याभिषेक कराया, वो दोस्तों लाहौर में करवाया, लाहौर की जनता के आग्रह पर करवाया।
अब यहाँ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों, वो ये बन सकता है कि भारत में मुसलमानों का जो मुसलमान सत्ता थी उसका वास्तविक संस्थापक किसे बोला जाएगा दोस्तों? वो था मोहम्मद गोरी। यहाँ तक मोहम्मद गोरी का काम ख़त्म होता है दोस्तों। अब जो अगर यहाँ से अपन आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत काल, जो कि दोस्तों अपन अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों पिछली जो मैंने क्लास डाली थी उसके ऊपर एक कमेंट आया था दोस्तों कि सिंध के राजा दाहिर सेन की बीवी का नाम मीराबाई नहीं था। तो दोस्तों मैं वो जो कन्फ्यूज़न था वो मैं आपका दूर करना चाहता हूँ। जो उनकी बीवी का नाम मीराबाई जो मैंने आपको बताया, इसका दोस्तों अलग अलग बुकों में अलग अलग नाम मिलेगा। एक तो था मीराबाई, एक था रानी लाडीबाई। अब दोस्तों ये दो नाम थे, अलग अलग किताबों में अलग अलग राइटर्स ने भिन्न भिन्न लिख रखा है। जो मैंने पढ़ा था वो मीराबाई भी पढ़ा था, रानी लाडीबाई भी पढ़ा था, लेकिन मैंने उस क्लास में आपको मीराबाई बताया। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर इसका नाम रानी लाडीबाई है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यदि आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोनों यदि आपके ऑप्शन में होते हैं तो आपको जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है वो रानी लाडीबाई को देनी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो NCERT का सिलेबस है उसमें जो दाहिर सेन था उसकी पत्नी का नाम रानी लाडीबाई दे रखा है दोस्तों। यदि ये ऑप्शन में नहीं होता है तो आप मीराबाई के ऊपर टिक कर सकते हो दोस्तों, तभी आपका सही माना जाएगा। लेकिन यदि दोनों ऑप्शन में है तो आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा दोस्तों। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है दोस्तों। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए कि हमारी क्लास में जो कमियां हैं उनके बारे में आप बताओ कि सर जो इस क्लास में जो कमियां हैं वो ये हैं। वो सब आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हो। थैंक यू दोस्तों।